हाँ भाई, तो अपन आ गए सुपर शॉर्ट सीरीज के दूसरे पार्ट में। आज अपन पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो भाई, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है ये 90 के 90 चैप्टर्स में। सबसे इजी, सिर्फ 4-5 चीज़ें रटनी है और जेई में आना क्वेश्चन पक्का है। पिछले साल 2019 में 16 सेट में से 23 क्वेश्चन आए हैं, 23 इस रद्दी चैप्टर में से। ट्राई करेंगे अपन इसको 40 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चालू करते हैं सबसे बेसिक से। अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर 4 टुकड़ों में होता है। लोएस्ट रीजन को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। मिड रीजन को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। वही जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो 0 से 10 किलोमीटर तक होता है। अगर ये अपनी अर्थ है तो ये यहाँ होगा ट्रोपोस्फेयर लोएस्ट रीजन, यहाँ 10 किलोमीटर तक। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर होता है 10 से 50 किलोमीटर्स तक। ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें क्या है, इसमें सारे क्लाउड्स हैं। ट्रोपोस्फेयर में नहीं होते, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। इसी लेयर में सारी डस्ट है। एक्चुअली नीचे भी है डस्ट, तो वाटर वेपर्स हैं, नीचे भी हैं ट्रोपोस्फेयर में। और ओजोन लेयर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ओजोन लेयर O3। ठीक है। और ये किस काम आती है, प्रिवेंशन ऑफ यूवी रेज। और इसी लेयर में प्लेन्स वगैरह भी उड़ते हैं। ये कोई नहीं पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस रीजन में उड़ते हैं प्लेन्स। अब आती है बात पोल्यूशन की। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो पोल्यूशन की बात आएगी। स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन से। ठीक है। फर्स्ट गैसियस। भाई एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सभी तो होते हैं। तो गैसियस सबसे पहले तो आता है सल्फर डाइऑक्साइड। भाई बहुत हार्मफुल केमिकल है सल्फर डाइऑक्साइड। एक ऑक्सीजन से मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकता है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से मिलके एक ज़बरदस्त चीज़ बना सकती है, वो है H2SO4। भाई ये अपने ऊपर गिरेगी ना, बरसात बन के हो गया फिर। ठीक है। सेकंड आती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर जब लाइटनिंग होती है, थंडर, तो ये बन जाती है NO, और ये NO बनती है NO2। ये NO2 वैसे स्टेबल नहीं है, N2O4 डाइमराइज हो जाती है, पर अगर वैसे ये ब्राउन कलर की गैस होती है, अगर डाइमराइज नहीं होती तो डाइमराइज होकर ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अब जो N2 है ये वाटर के साथ मिलके एक अपनी प्यारी चीज़ बनाती है HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये भी बहुत हार्मफुल है, ये भी अपने पे गिरी तो फिर अपने को बहुत होगी दिक्कत। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स पे। कार्बन को अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो बनेगी दो चीज़ें, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड लैक ऑफ ऑक्सीजन में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उतनी हार्मफुल नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी हार्मफुल है कि ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाती है। हीमोग्लोबिन अपने ब्लड में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन से जितना ऑक्सीजन रिएक्ट होता है उससे 300 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होती है। और ये अपने अगर 5% कॉन्सेंट्रेशन भी ह्यूमन बॉडी में हो गया तो वो इनफ है ह्यूमन को किल करने के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भैया बहुत हार्मफुल केमिकल है, इससे दूर रहो। कार्बन डाइऑक्साइड की अलग दिक्कत है, ग्रीन हाउस गैस है, गर्मी बढ़ा देती है बहुत, और ज़्यादा ये हो गई तब भी दिक्कत है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात ही करिए तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेस कॉज करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और H2 वेपर्स भी इसी में काम में हाथ बढ़ाते हैं। ठीक है। अब एसिड रेन के बारे में बात करते हैं। एसिड रेन का pH होता है 5.6 से कम। जो नॉर्मल वाटर होता है उसका अपने यहाँ 5.6 के करीब करीब रहता है pH, और वैसे 7 रहना चाहिए, तब भी अपन ड्रिंक करते हैं स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक वाटर। पर इसका जो pH होता है वो 5.6 से भी कम हो जाता है। जैसे H2SO4 HNO3 ये सब मिलके गिरेंगे, H2CO3 भी गिर सकती है।
तो दिक्कत हो सकती है। H2CO3, बस ये बन गई H2CO3, और यही मिक्सचर HNO3 H2SO4, और ये अदर गैसेस को एसिड रेन बोलते हैं, इसीलिए तो एसिड रेन में नहाने के लिए मना करते हैं। ये थी दिक्कत। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की, ट्रोपोस्फेयर की बस बेसिक बात कर लेते हैं भाई। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में सबसे पहले नाम आता है स्मोक, सेकंड नाम आता है मिस्ट, थर्ड नाम आता है फेवरेट डर्ट, और फोर्थ नाम आता है फ्यूम्स। भाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होती है ओलियम कहते हैं जिसको, H2SO4 + SO3 H2SO7, उसमें फ्यूमिंग ही होती है क्योंकि फ्यूम्स एक तरह से हल्का सा धुआं जैसे वेपर्स दिखते हैं उसके। और फिफ्थ है स्मॉग। स्मॉग होता है स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। ये जो स्मॉग होता है, स्मॉग दो तरह का होता है, फोटोकेमिकल एंड क्लासिकल। भाई जो फोटोकेमिकल और क्लासिकल स्मॉग है ना, ये इतना काम का है जेई में, इससे कुछ ना कुछ उठा के वो पूछ ही लेते हैं भाई। मतलब तुमको वहाँ ऑप्शंस देंगे 4, तो उसमें से पूछेंगे कि कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग है, कौन सा क्लासिकल स्मॉग है, इसके डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ लेना भाई। ये देखो, ये है फोटोकेमिकल स्मॉग, ये है क्लासिकल स्मॉग। भाई फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो कूल और ह्यूमिड कंडीशंस में होता है, और ये वार्म और ड्राई कंडीशंस में होता है, हॉट भी। फोटोकेमिकल स्मॉग को कहते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग, और बाकी वही रिड्यूसिंग है तो दूसरे का नाम बोल दो, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, ठीक है। थर्ड इसमें होता है SO2 प्लस स्मोक प्लस फॉग। भाई इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये याद रखना तुम भाई, बहुत काम आएगा, ये उल्टी सीधी चीज़ों में पूछ लेते हैं। इसमें होता है एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी स्ट्रेट चेन्स, ठीक है। इसमें होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और सारी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होती हैं एक्चुअली, NO2 N2O। अपने को ये NO2 और N2O NO और NO2 सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। ये डेंटिस्ट वगैरह काम में लेते हैं मुंह खोलने के लिए। इसमें ही होती है ओजोन, हाइड्रोकार्बन पैन, एक्रोलियन और फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड भाई पहला एल्डिहाइड। भाई इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह और इसके बारे में पढ़ने के लिए NCERT के पेज नंबर 404 को रेफ़र करो, और रेफ़र कर लेना एक बार, क्योंकि ये ना बहुत काम का है। एक बार तुमको बस पढ़ना ही तो है NCERT से। भाई NCERT के अलावा ये चैप्टर कहीं और से मत पढ़ना, किसी काम का नहीं है इतना भी कि तुम इधर उधर से पढ़ते फिरो। बाकी मेन चैप्टर्स पे फोकस करना है, क्वेश्चंस पे। देखो वैसे मैं तो अगर फॉर्म मतलब इसका बेसिक फार्मूला बता देता हूँ, नेमिंग में स्ट्रक्चर वगैरह मत बताओ। जो एक्रोलिन होता है वो C3H4O4 होता है। पेंट्स वगैरह में काम में लेते हैं इसको। जो पैन होता है वो होता है C2H3NO5, और फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो तो भाई को सबको पता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जस्ट वो नीचे वाले पे, स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन में अपनी बेसिक चीज़ आती है ओजोन डिप्लीशन। भाई ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा तो यूवी रेज पड़ेगी तो उससे अपने को कैंसर्स हो सकते हैं, स्किन डिजीजेस हो सकती है बहुत सारी,
बहुत दिक्कतें हो जाती है। इसलिए यूवी डिप्लीशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। एंटार्क्टिका के ऊपर एक काफ़ी बड़ा ओजोन होल भी है जो बीच में कवर होने लग गया था, आजकल वापस बढ़ने लग गया है, उसका कुछ कर नहीं सकते। ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण होता है क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स जो कि आते हैं CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाम सुना है ना। आजकल बैन है ये, पर फिर भी कुछ जगह यूज़ कर ही लेते हैं इनको। ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है ये चेन रिएक्शन कर देता है इसमें। ओके, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहे हैं अपन वो है CF2Cl2। भाई मीथेन से दो क्लोरीन हटा के बेसिकली ये लगा दो, इतना समझ लो बस, और इससे ऊपर कुछ नहीं आता। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, भाई पहला तो है पैथोजेंस। पैथोजेंस में दो नाम दे रखे हैं अपने को, स्काइक्रिया कोली एंड स्ट्रेप्टोकोकस फिसिलिस। ये दो नाम याद रख लो, ये तुमको MCQ में दो नाम दिखेंगे। बस एकदम सिंपल चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, रट लो बस इनको। छोटा सा चैप्टर है, ऑर्गेनिक वेस्ट, फाइटोप्लैंक्टन, और जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है DO लिखते हैं उसको, उसका वाटर में कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm H2 होना चाहिए प्लांट लाइफ वगैरह को सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो एनारोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। ये है 6 ppm। अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इससे कम हो गई तो फिशेस मर जाएगी। भाई एक्वेटिक लाइफ अगर मर गई तो ये तो बहुत बुरी बात है ना, इससे पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होगी, सब कुछ डिस्टर्ब होगा। अब ये बात आई गई है तो इसके ही साथ की एक बहुत इंपॉर्टेंट, भाई ये जो है ना 10 ppm और 6 ppm, ये याद रख लो तुम। फिशेस कब मरी वो ये पूछ लेते हैं। 6 ppm इसका आंसर है, और 10 ppm डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, ये आंसर है। BOD ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। भाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये भी बहुत काम की चीज़ है। क्लीन वाटर जो होता है उसमें ये 5 ppm से BOD कम होता है, और हाईली पॉल्यूटेड वाटर में 17 ppm से ज़्यादा होता है। ये याद रख लो, 17 और 5 वैल्यू। 17 और 5 जैसे ही वहाँ दिखे ना MCQ में, सीधा टिक मार देना इस पर, ठीक है। अब अपन आते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट्स पे। भाई केमिकल पॉल्यूटेंट्स में होते हैं कैडमियम, मर्करी, निकल और PCB। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। तो ये पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स भी केमिकल पॉल्यूटेंट्स की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। इसी के साथ अपन पढ़ लेते हैं एक और मेन MCQ वाली चीज़, यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन जब ज़्यादा प्लांट्स पानी के अंदर ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं, when more aquatic plants take oxygen, तो इससे क्या होगा, एनिमल्स मरने लग जाएंगे। अगर किसी पानी में प्लांट ग्रोथ ज़्यादा हो गई है तो एनिमल्स के लिए ये भी खतरा है। ऑक्सीजन तो वो बनाएंगे लेकिन कंज्यूम भी उतनी करेंगे, क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, तो ये भी इशू वाली बात है। यूट्रिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है MCQs में, याद रख लो, ठीक है। अब क्या करना है, हाँ अपने को करने हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये भी बहुत पूछते हैं भाई। देख लो इस चैप्टर में हर चीज़ बहुत पूछते हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। सबसे मेन चीज़ इसमें तुमको एक चीज़ बताता हूँ, अपनी जो बोन्स और टीथ होती हैं वो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर अपने पानी में फ्लोरीन हो तो ये बनता है CA3PO4 द होल ट्वाइस और CaF2। तो ये ना इससे 3 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बेटर टीथ देता है अपने को। लेकिन अगर इसका भी कॉन्सेंट्रेशन पानी में ज़्यादा हो गया तो इससे हार्मफुल चीज़ भी कोई नहीं है। बाकी पूरी वैसे इन जनरल फ्लोरीन डालते हैं पानी में एडिशनली आर्टिफिशली ताकि फ्लोरिनेटेड वाटर हो हल्का सा, लेकिन राजस्थान के कुछ पार्ट्स में ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ उनके लिए ये इशू है कि ज़्यादा फ्लोरीन का पानी भी बहुत ख़राब होता है। ठीक है, टीथ के बारे में याद रखना, ये MCQ में आया हुआ है। तो फ्लोरीन पानी में एटलीस्ट 2 ppm होना चाहिए फॉर बेटर हेल्दी टीथ एंड बोन्स, और अबाउट 10 ppm पे आके ये वेरी वेरी हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, अब ये चैप्टर अबाउट टू एंड है, फटाफट ही निपट गया। तो अब मैं तुमको सारे एलिमेंट्स बता देता हूँ जो कि पानी में होते हैं, पर कितने होने चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो सबसे पहले आते हैं फ्लोरीन, ये 2 ppm, ये होना चाहिए 2 ppm, ठीक है। और 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से 10 ppm के बीच में होना चाहिए, समझ गए। लेड, ये सबसे कम होना चाहिए 50 ppb। भाई ध्यान रखना, बाकी ppm पड़ता है, ये ppb है, पार्ट्स पर बिलियन। भाई बहुत हार्मफुल केमिकल है, 50 पार्ट्स पर बिलियन में भी बहुत हार्मफुल है, सोचो कितना हार्मफुल है। सल्फेट होना चाहिए नॉट मोर देन 5 ppm, ठीक है। इसको बोलते हैं लैक्सेटिव इफेक्ट, भाई ये शब्द याद रखना। नाइट्रेट 50 ppm, ये सब डिजीजेज हैं, इससे हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। मेथर्मोलॉजी, ठीक है। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछा हुआ है, आयरन 0.2 ppm। भाई ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यूनिट्स ना 4 MCQ में गिवन होगी। एक इसकी आई थी मैंगनीज की 0.05 ppm, एल्यूमिनियम 0.2 ppm, कॉपर 3 ppm। भाई एल्यूमिनियम 0.2 बहुत कम है, बहुत। मैंगनीज भी बहुत कम, कॉपर चलेगा। जिंक 5 ppm, ये भी चलेगा। और कैडमियम तो सबसे कम 0.005 ppm, भाई ये भी बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चैप्टर के एंड की कुछ मेन पार्ट्स की, वो है पेस्टिसाइड्स। हर्बिसाइड्स, और सबसे पहले पेस्टिसाइड्स में आते हैं DDT पे, डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये एक ऐसा केमिकल है जिसके साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उसको उस टाइम नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके 30 साल बाद ये इतना हार्मफुल पता चला कि इसको बैन ही कर दिया।
ह्यूमंस के अंदर इकट्ठा होता जा रहा था, बहुत हार्मफुल था। जितने प्लांट्स वगैरह अपन खा रहे थे उतना हार्मफुल। पहले जब ये फाउंड हुआ था तो इसको छिड़कने से प्लांट्स को नुकसान नहीं होता था, पर उनके ऊपर लगे हुए कीड़े मर जाते थे। भाई इससे अच्छी क्या चीज़ है, प्लांट नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन बाद में पता चला कि इससे ह्यूमंस को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और मेन रीज़न ये था कि जो इंसेक्ट्स इन डीडीटी से मर रहे थे वो वक्त के साथ साथ इनसे मरना बंद कर दिए, इनके रेजिस्टेंट हो गए। भाई 10th में पढ़ा था ना, इवोल्यूट कर गए वो सारे। तो ऐसी स्पीशीज़ आ गई थी जो इनसे इवोल्यूट कर गई थी, तो फिर क्या मतलब, तो इसको बैन कर दिया। फिर भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में अभी भी चलता है। 1975 में यूएसए ने इसको बैन कर दिया था। फिर आते हैं हर्बिसाइड्स पे। भाई हर्बिसाइड्स में अपनी बुक में गिवन है NaClO3, सोडियम क्लोरेट और NaAs आर्सेनिक ऑक्साइड। भाई अजीब से एलिमेंट है, फिर भी याद रख लो। हर्बिसाइड्स हर्ब्स जैसे अपना बेसिल हो गया, मिंट हो गया, इन सब हर्ब्स को प्रोटेक्ट करती है। और इनके बगल में बहुत सारे जंगली पेड़ वगैरह उग जाते हैं, उनको नहीं उगने देती। इंसेक्ट्स वगैरह को तो किल करती ही है। नेक्स्ट आते हैं अपने ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिडॉक्स में भी आती है, हाइड्रोजन में भी आती है, हल्का फुल्का पी ब्लॉक में भी बता देते हैं इसके बारे में, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन होता है। ठीक है। Cl2 क्लोरीन मेन चीज़ होती है, और CCl2। ठीक है। C2Cl4 ऐसे लिखता है इसको। ये मेन चीज़ यूज़ करते थे ड्राई क्लीनिंग में पहले। ये मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। आजकल यूज़ करते हैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि ये H2O+O देता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वाइट कलर में डीकलराइज कर देता है चीज़ों को। ठीक है। और लास्ट चीज़, ब्लीचिंग ऑफ पेपर। भाई ब्लीचिंग ऑफ पेपर में भी, पेपर जब बनता है वुड वगैरह से तो हल्का सा ग्रेइश कलर में होता है, हल्का सा ब्राउनिश कलर में होता है। उसको हटाने के लिए इसको ब्लीच करना पड़ता है। ब्लीच मतलब वाइट कलर, अपन कपड़ों वगैरह में भी ब्लीच करते हैं ना, उसके लिए भी सेम H2O2 यूज़ करते हैं, जो कि ब्रेक होती है H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में। नेसेंट ऑक्सीजन जाता है और डीकलराइज कर देता है एकदम प्योर वाइट। जैसा ही बनना है ना वाइट सा, वैसे ही वाइटिश कर देता है बस। और ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर एक बार NCERT से ऐसे ही आंखों देखा पढ़ लेना, ये वाली वैल्यूज़ याद कर लेना, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये चैप्टर तुम्हारा हो गया है ख़त्म। इसको काट दो अपनी लिस्ट से। ठीक है, बस।